सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्रुप बाय फंक्शन के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और काफ़ी काम आने वाला है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होने वाले हैं। सो ग्रुप बाय फंक्शन जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है उसमें ग्रुप बाय फंक्शन कैसे काम करेगा, इसके ऊपर ये सारा वीडियो रहेगा। आप अगर सिलेबस देखें इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस क्लास 12 2020-21 का, तो इस सिलेबस में जहाँ पर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, इसमें ग्रुप बाय फंक्शन हमारा दिया हुआ है। तो ग्रुप बाय फंक्शन कैसे काम करेगा, और ये ग्रुप बाय फंक्शन कुछ कुछ सेम होता है पिवोट टेबल से, क्योंकि पिवोट टेबल में भी लगभग ग्रुपिंग ही होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रुप बाय फंक्शन और पिवोट टेबल में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों किस तरीके से सेम है। लास्ट ईयर के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको ग्रुप बाय फंक्शन से कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करें, एंड तक इसको वॉच करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि कंसेप्ट तो हम समझ लेते हैं लेकिन लास्टली हमसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होते। तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको ये मालूम हो जाए कि कंसेप्ट हमने समझा है और वो हम क्वेश्चन उसके सोल्व कर पा रहे हैं। ओके, सो ग्रुप बाय फंक्शन क्या है, जैसा इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ग्रुपिंग करेगा। जो हमारे रिकॉर्ड है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट की ये ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग का क्या मतलब है, कुछ पिवोट टेबल में कुछ ग्रुपिंग हमने की थी। जैसे एक टेबल हम कंसिडर करते हैं, ये टेबल आप देखिए, ईएमपी टेबल दी हुई है। ईएमपी नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कमीशन, जॉब, ये कॉलम है। डिपार्टमेंट में देखेंगे रिसर्च, सेल्स, ऐसे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी। हर एक डिपार्टमेंट के लिए टोटल सैलरी हमको चाहिए। जैसे रिसर्च है तो रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए टोटल सैलरी चाहिए। मतलब कुल मिला के जो डिपार्टमेंट कॉलम है उसकी हर एक यूनिक वैल्यू के लिए अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, और हर एक ग्रुप के लिए मुझे टोटल सैलरी मिलेगी। कैसे किया था मैंने, पीवोट टेबल से किया था। पीवोट टेबल से इंडेक्स इक्वल्स टू डिपार्टमेंट दिया, तो डिपार्टमेंट की हर एक यूनिक वैल्यू के लिए मुझे सैलरी मिलेगी। और फिर जो हर एक ग्रुप होगा उसमें जो एजीजी फंक जो इसका आर्गुमेंट था उसके थ्रू हमने इसमें अप्लाई किया था। तो कुछ इसी तरीके से ग्रुप बाय फंक्शन में भी ग्रुपिंग होगी। सो डेटा एनालिसिस के लिए हम पूरा पाइथन पांडास यूज़ कर रहे हैं, और डेटा एनालिसिस में ये तीन टर्म अधिकतर यूज़ होती है, स्प्लिट, अप्लाई एंड कंबाइन, और ये काफ़ी काम आता है। सो क्या स्प्लिटिंग का मतलब है, एक बार हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ ग्रुप बाय ऑपरेशन इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लिटिंग द ऑब्जेक्ट, then applying a function and then combining the result. Now what do you mean by this splitting the data into group based on the some criteria? सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका डेटा है, जो रिकॉर्ड है, जो टेबल है, उसको अलग अलग ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देंगे, जो भी क्राइटेरिया आपका रहा हो, पर्टिकुलर कॉलम की यूनिक वैल्यू को लेके या कुछ और मेथड के थ्रू आप उसको स्प्लिट कर देंगे। पूरे रिकॉर्ड के जैसे 50 रिकॉर्ड हैं, 50 के आपने 5 ग्रुप बना दिए 10-10 के, तो ये इस तरीके से 5 ग्रुप बन गए। फिर क्या करना है, हर एक ग्रुप में आप जो भी आप चाहें, अगर आप कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहें, जो एग्रीगेशन फंक्शन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या कर सकते हैं, जो आपने अलग अलग ग्रुप किया था उनको, उनके जो आपका रिजल्ट है उसको आप कंबाइन करके कंसोलिडेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कि आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे, मतलब ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, एक इसमें फंक्शन है ग्रुप बाय को यूज़ करके आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, जिस ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करनी है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें। जैसे अगर डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम लिखा डॉट ग्रुप बाय, और फिर जिस कॉलम के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नाम आए। ठीक है, ये जो ग्रुप बाय फंक्शन है सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा फ्रेम के लिए यूज़ करें, आप इसको चाहे तो सीरीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, नंपाई एरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ग्रुप में डिवाइड करना है। हालांकि हम यहाँ पर डेटा फ्रेम को लेके इसको एनालिसिस करेंगे। सो एक कॉलम को लेके अगर करना है तो एक कॉलम लिखेंगे, मल्टीपल कॉलम को लेके करना है तो आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में दे सकते हैं। अगर आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस होगी वो 0 होगी, तो ये रिकॉर्ड को स्प्लिट करेगा रो वाइज, और अगर एक्सेस 1 कर देंगे तो रिकॉर्ड को स्प्लिट करेगा कॉलम वाइज। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू कि कैसे ये काम करेगा। तो आप देखें कि
एक डेटा फ्रेम मैंने इसमें बनाया हुआ है। दिस इज द कोड, ये मैंने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाया और यू कैन सी द दिस डेटा फ्रेम। द डेटा फ्रेम हैज द कॉलम डेट, city, temperature and humidity. These are the date, city, temperature and humidity. Now what I want, देखो अब इसमें ग्रुपिंग का क्या मतलब है, देखो एक्सेस इक्वल्स टू 0 किया मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होगी लाइक दिस। जैसे एक ग्रुप, जैसे मैं सिटी की बात करूं, सिटी को लेके अगर मैं ग्रुपिंग करूं तो सिटी की यूनिक वैल्यू क्या है, एक है दिल्ली, एक है मुंबई और एक है कोटा। तो दिल्ली जो ग्रुप बनेगा उसमें कितने रिकॉर्ड आएंगे, ये 3 रिकॉर्ड आएंगे, 1 2 एंड दिस 3। मुंबई को लेके जो ग्रुप बनेगा उसमें 2 रिकॉर्ड आएंगे, 1 एंड दिस 2। कोटा को लेके जो ग्रुप आएगा वो एक ग्रुप आएगा। कैसे ग्रुप बनाएंगे, सिंपल सी बात है। सपोज एक ग्रुप बना रहा हूं मैं G1 नाम का, G1 इक्वल्स टू df डॉट ग्रुप बाय एंड देन द नेम ऑफ द कॉलम बाय विच वी वांट ग्रुपिंग। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा सिंटेक्स है, df डॉट ग्रुप बाय, देन इन द ब्रैकेट वी हैव टू मेंशन द कॉलम फॉर विच वी वांट ग्रुपिंग। सो ये पूरा एक ग्रुप आपको देगा और वो ग्रुप किस में स्टोर हो जाएगा, G1 ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। तो सिटी वाइज हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो सिटी की हर एक यूनिक वैल्यू के लिए ग्रुप बनेंगे। अब जितनी यूनिक वैल्यू होगी उतने ग्रुप बनेंगे। कितनी यूनिक वैल्यू है, 3 यूनिक वैल्यू है, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोटा के लिए। तो 3 ग्रुप इसमें बनेंगे। अब मुझे देखना है कि क्या ग्रुप बने। जैसे मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट G1, व्हाट इज G1, पहले मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा रहा हूँ और फिर G1 को प्रिंट करवा रहा हूँ। यू कैन सी व्हाट इज G1, G1 इज बेसिकली ए ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसके ग्रुप देखने अंदर के, सो यू हैव टू राइट G1 डॉट ग्रुप्स, राइट, दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, G1 डॉट ग्रुप्स। Now let's see the output of this G1 dot groups. Now focus on this. This is our existing data frame and focus on this. देखिए जो G1 dot groups, एक्चुअली ये जो G1 जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है, इसमें जो ग्रुपिंग स्टोर होती है वो ग्रुपिंग डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होती है। क्योंकि हमको यहाँ पर जब हमने ग्रुपिंग की है तो देखो 2 चीज़ मिल रही है, एक तो 3 यूनिक वैल्यू मिल रही है, दिल्ली, मुंबई और कोटा। तो देखिए इस डिक्शनरी में दिल्ली एक की है, एक की है कोटा और एक की है मुंबई। मतलब जो ये डिक्शनरी बनेगी, ये जो ग्रुप बाय का ऑब्जेक्ट बनेगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में बनेगा और उस डिक्शनरी में जितनी यूनिक वैल्यू होगी पर्टिकुलर कॉलम की वो उसकी कीज होंगी। और जो बाकी जो रोज हैं उसकी, जैसे देखिए कि दिल्ली कहाँ कहाँ पर है, तो A B D, तो इसका जो रो इंडेक्स है A B एंड दिस D। इस तरीके से कोटा कहाँ पर है, E में है, ओके। मुंबई कहाँ पर है, C और F में। तो ये तो की है और ये एक्चुअली क्या है, ये डेटा फ्रेम है भाई। पहले एक पूरा डेटा फ्रेम था जिसके अंदर मेरे पास क्या थे, 6 रिकॉर्ड थे। अब एक्चुअली मैंने यहाँ पर इस पूरे डेटा फ्रेम के 3 डेटा फ्रेम बना दिए। ऐसे इसको समझो, कितने बना दिए, 3 डेटा फ्रेम बना दिया। एक डेटा फ्रेम बना दिया जिसमें A B D रो है, एक डेटा फ्रेम बना दिया जिसमें केवल E रो है, एक डेटा फ्रेम बना दिया जिसमें C और F रो है। और उन सारे डेटा फ्रेम को एक्सेस करने के लिए एक उसके पास एक की है, जैसे ये दिल्ली उसकी की है, ये कोटा उसकी की, जिनके थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको ग्रुप शो करने हैं तो आप ये ग्रुप्स फंक्शन जो है इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ग्रुप एट्रीब्यूट जो है वो क्या देता है, एक डिक्ट होता है, डिक्ट हुज कीज आर कंप्यूटेड यूनिक ग्रुप्स, उसकी जो कीज होंगी एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज बीइंग द एक्सेस लेबल्ड बिलोंगिंग टू ईच ग्रुप। ये बात होगी, ठीक है। सो ग्रुप्स के थ्रू हम ग्रुप्स देख सकते हैं, लेकिन ये एक डिक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट होगा। अब लेकिन ये हमको दिख तो रहा है लेकिन डिक्शनरी की फॉर्म में दिख रहा है। थोड़ा इसको अगर और अच्छे तरीके से मैं देखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक लूप लगाता हूँ। लूप लगा के मैं हर एक ग्रुप को अच्छे से देखना चाहता हूँ। मतलब चूंकि ये
तो की है और ये पूरा डेटा फ्रेम है, लेकिन ये डेटा फ्रेम की तरह मुझे दिख नहीं रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, चूँकि इस पूरी डिक्शनरी में जब आप इसमें जब आप लूप लगाएंगे तो क्या करेंगे, फॉर आई कोमा जे इन G1। सो G1 क्या है मेरे पास, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है। इसमें दो वैल्यू, चूंकि इसमें दो वैल्यू, आई में क्या होगा मेरे पास ये की होगी, जे में क्या होगा मेरे पास ये डेटा फ्रेम होगा जो उसके कोरस्पोंडिंग होगा। और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट आई एंड देन सपोज प्रिंट जे। ओके, लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस। देखो तीनों चीज़ इसमें वापस दिखेगी मुझे। तो आप देखेंगे ये तो मेरा डेटा फ्रेम का प्रिंट था, प्रिंट डीएफ किया था। ये मेरा G1 डॉट ग्रुप्स जो लिखा है वो आया है। और इसके बाद में देखिए ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप हर एक जो ग्रुप यूनिक ग्रुप बना है उसके लिए मुझे ये चलेगा। तो देखो पहला जो आउटपुट आया है वो पहले ग्रुप के लिए आया। देखो यहाँ पर आई में क्या था मेरा डेली, और फिर डेली को लेके जो डेटा फ्रेम बना है, जे में क्या है मेरे पास फिर ये डेटा फ्रेम। तो देखो ए बी डी जो तीन रो है, मतलब सीधा सीधे सा मतलब है कि इसमें ए बी डी पूरी पूरी रो आई, पूरी पूरी रो यहाँ पर आई। इस तरीके से कोटा को लेके वापस से ये सब, और फिर मुंबई को लेके ये दो रो। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो इंडिविजुअल ग्रुप हमने इस तरीके से इसमें डिस्प्ले किए। तो ये लूपिंग का यूज़ करके आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिटी की जगह पर डेट वाइज इसकी ग्रुपिंग करूँ तो समझेंगे आप। डेट में 1 2 3, देखो ये एक डेट है तीनों रिकॉर्ड के लिए। तो एक ग्रुप बनेगा ए बी सी को लेके 1 1 20 उसकी की होगी। एक ग्रुप बनेगा 2 1 20 के लिए, और एक ग्रुप बनेगा 3 1। तो तीन ग्रुप इसमें बनेंगे। इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, so now you can see this is our data frame. Now this is a dict object. इसमें क्या है, देखो एक की बनी है ये 1 1 20 20, एक की बनी है ये 2 1 20, एक की बनी है ये 3 1 20। ठीक है। और फिर जब मैंने लूप लगाया है तो देखो पहला जो यूनिक ग्रुप था 1 1 20, उसके लिए मुझे रिकॉर्ड मिले 3 ए बी सी। फिर ये सेकंड रिकॉर्ड मिला है मुझे 2 1 20 के लिए, और फिर थर्ड रिकॉर्ड मिला है मुझे 3 1 20 के लिए। तो हर एक मतलब ग्रुप वाइज मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो जिसके हिसाब से भी आप ग्रुपिंग करना चाहें, डेट के हिसाब से या जिस कॉलम के हिसाब से भी, सीधी सी बात यह है कि df डॉट ग्रुप बाय जो कॉलम आप लिखेंगे उस कॉलम की यूनिक वैल्यू के लिए अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। ग्रुप्स एट्रीब्यूट को आप यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर बने हैं। ये एक डिक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। इंडिविजुअल ग्रुप को डिस्प्ले करने के लिए लूपिंग को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक दो आर्गुमेंट और है। जैसे ये एक आर्गुमेंट है G1 डॉट साइज, ये एक एट्रीब्यूट फंक्शन है। इससे आपको क्या मिलेगा कि जो ग्रुप आपका है उस ग्रुप जितने यूनिक ग्रुप बने हर एक ग्रुप की क्या साइज है, मतलब कितने रिकॉर्ड उसके अंदर, कितनी रोज उसके अंदर है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये तो मेरा डेटा फ्रेम है, G1 डॉट साइज किया है तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि डेट के हिसाब से आपने ग्रुपिंग की थी तो कितने ग्रुप बने, एक 1 1 20 के लिए, एक 2 1 20 के लिए और 3 1 20 के लिए। 1 1 20 20 वाला जो ग्रुप है उसके अंदर 3 रोज हैं, इसके अंदर एक रोज है, इसके अंदर 2 रोज है। 3 रोज है 1 1 के लिए, 2 1 के लिए एक है और 3 1 के लिए 2 है। तो ये साइज़ जो इसका फंक्शन है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हर एक ग्रुप में कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम ये भी देखना चाहें कि जो ये ग्रुप बना है 1 1 20 वाला जो ग्रुप बना है उसके बाकी जो कॉलम्स हैं, कॉलम वाइज अगर हम काउंटिंग चाहते हैं तो हम यहाँ पर काउंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, काउंट। सो काउंट में हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसकी और स्प्लिटिंग मिलेगी कि 3 ग्रुप बने 1 1 20, 2 1 20 और 3 1 20 के लिए। तो बाकी जो कॉलम्स बचे उनके लिए कितनी कितनी रोज इसके अंदर है। सिटी के लिए 3 रोज है, टेम्परेचर के लिए 3 है, इसके लिए 3 है। तो इसमें आप इंडिविजुअल देख सकते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, साइज में मुझे कंसोलिडेटेड रोज मिली थी, काउंट में मुझे इंडिविजुअल कॉलम वाइज मिली। तो
अगर जैसे किसी के अंदर नॉन वैल्यू होती, जैसे टेम्परेचर जो 1120 के लिए टेम्परेचर यहाँ पर 10 10 20, अगर कोई भी नॉन वैल्यू होती तो फिर काउंट उसको काउंट नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पर नॉन वैल्यू कर देता हूँ, ओके लेट एग्जीक्यूट दिस। तो आप देखेंगे टेम्परेचर में यहाँ पर नॉन वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू उसकी 2 हो गई, ठीक है। जबकि जो साइज है 1120 की जो टोटल, अगर मैं साइज काउंट करूंगा तो 3 ही रोज हैं उसमें, लेकिन काउंट इंडिविजुअल कॉलम वाइज काउंट करेगा, नॉट नॉन वैल्यूज। अगर मैं इसकी साइज देखूंगा तो साइज वही आएगी। Okay, so like this we can use this size and this. So I am printing both function together. So this is the output of size 1123 1 2, और ये काउंट के लिए है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। ओके, क्योंकि टेम्परेचर के अंदर एक वैल्यू नॉन थी तो यहाँ पर 2 आए। Like this we can use this size also. So viewing groups मैंने आपको बता दिया, iterating through groups मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें लूप लगा सकते हैं। काउंट रो इन ईच ग्रुप ये मैंने बता दिया, काउंट रो इन ईच column of each group. So we can use this size and we can use this count. Now this is also important. Suppose you want to select a particular group, then there is a function called get group. How we can use this? So it is very simple. When I am printing g1 dot groups, what it is printing? It is printing all the groups in a dict form. It is printing all the groups in a dictionary form. But suppose I just want to print only the group which having this 112020 date. To इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं इसको सिटी वाइज इसकी ग्रुपिंग कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी नाउ सिटी वाइज ग्रुपिंग दिल्ली मुंबई। तो अब अगर इसमें से खाली मुझे एक ग्रुप चाहिए, जैसे गेट अंडरस्कोर ग्रुप, और फिर कौन सा ग्रुप चाहिए? देखो यहाँ पर 3 ग्रुप हैं और उस ग्रुप के नाम क्या है? पहले ग्रुप का नाम है दिल्ली, दूसरे का है कोटा, तीसरे का है मुंबई। तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू देना है, जैसे दिल्ली ग्रुप चाहिए, g1 डॉट गेट ग्रुप दिल्ली। तो क्या होगा, एक आउटपुट इसका देखते हैं। यू कैन सी द आउट। तो ये एक तरीके से वो बात होगी कि जब मैंने लूप लगाया था तो मुझे हर एक जो मेरे पास ग्रुप था वो पूरा मिल रहा था, लेकिन अगर सिर्फ एक ही चाहिए तो आप इस तरीके से गेट ग्रुप करके कर सकते हैं, सीधा कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं। तो पहले क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि कौन कौन से ग्रुप है। प्रिंट g1 डॉट ग्रुप्स, और फिर जब मुझे ये मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप बने हैं, जैसे एक ग्रुप बना है दिल्ली के लिए, कोटा के लिए और मुंबई के लिए, फिर जब मुझे मालूम चल जाए कौन कौन से ग्रुप बने, तो गेट ग्रुप दिल्ली, गेट ग्रुप कोटा, गेट ग्रुप मुंबई, ऐसे करके मैं जितने मेरे पास ग्रुप हैं उनको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। गेट ग्रुप मुंबई, तो यहाँ पर ये मुंबई का ग्रुप है। और अगर सारे एक साथ करने हैं तो लूप लगा के आप सबको एक साथ यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन तो दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डेटा। अभी मैं सिर्फ आपको क्या बताया कि कैसे स्प्लिट किया है। स्प्लिटिंग के बाद जब ग्रुप हमारे बन गए अलग अलग, तो फिर क्या करना है, हमें उन ग्रुप्स में हम एग्रीगेशन अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेन मोटिव हमारा है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, एक मेथड है इसके अंदर, AGG मेथड है, उसको हमको यूज़ करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। जैसे मैं यहाँ पर अब देखिए सिटी वाइज मेरा ग्रुप बन गया। सिंपल क्या करना है, g1 डॉट AGG और सपोज सम, AGG फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं किसमें, g1 ग्रुप में। g1 ग्रुप में ऑलरेडी 3 ग्रुप हैं, एक दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोटा के लिए। हर एक ग्रुप में यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई होगा और मुझे आउटपुट मिलेगा हर एक ग्रुप में। तो तीनों ग्रुप में अप्लाई होगा। नाउ यू कैन सी
सिटी वाइज मैंने ग्रुपिंग की थी, दिल्ली, कोटा, मुंबई। और फिर आप देखिए कि इन ग्रुप्स के लिए जो न्यूमेरिक कॉलम थे, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी न्यूमेरिक कॉलम थे, डेट यहाँ पर न्यूमेरिक कॉलम नहीं था, और भी कोई न्यूमेरिक कॉलम होता तो उसके अंदर जैसे दिल्ली के लिए जो टेम्परेचर था, दिल्ली के लिए ये तो नॉन वैल्यू थी, एक 10 था और 20 था, तो दोनों का सम हुआ और 30 आया। दिल्ली के लिए जो ह्यूमिडिटी थी वो थी 60, 65 और 75, इन तीनों का जो टोटल हुआ वो 200 आया। सो लाइक दिस वी कैन अप्लाई द एग्रीगेट फंक्शन। बट ये जो एजीजी फंक्शन है ये पूरा जो ग्रुप है, पूरा जो जीवन ग्रुप है, सारे ग्रुपिंग के जितने नॉन न्यूमेरिक कॉलम है सबके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप पर्टिकुलर कॉलम में ही अप्लाई करना चाहें, जैसे आप चाहें कि सिर्फ टेम्परेचर में ही ये अप्लाई हो या ह्यूमिडिटी में ही अप्लाई हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम दे सकते हैं कि जिस कॉलम में आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे सपोज मैं सिर्फ दिल्ली में अप्लाई करना चाहता हूँ, सो वी कैन राइट लाइक दिस, G1 स्क्वायर ब्रैकेट दिल्ली डॉट AGG सम। सॉरी दिल्ली में नहीं अप्लाई करना है, मुझे टेम्परेचर में उसको अप्लाई करना है। जिस कॉलम में उसको अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो पहले हम क्या देख रहे थे कि एजीजी फंक्शन जितने उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जितने नॉन न्यूमेरिक कॉलम थे बाकी उनमें अप्लाई हो रहा था, अब खाली टेम्परेचर में ही अप्लाई होगा। तो दिल्ली में टेम्परेचर 30 है, 30, 50, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ ह्यूमिडिटी में अप्लाई करना चाहें तो हर एक ग्रुप के लिए ह्यूमिडिटी की जो एग्रीगेट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, दिल्ली 200, ओके। और अगर ये नहीं लिखेंगे तो सारे जो नॉन न्यूमेरिक कॉलम है उसमें ये एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होगा। अगर एक साथ कई फंक्शन अप्लाई करने, ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला देखो, ये एजीजी मैंने बता दिया, अप्लाइंग मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन एट वंस। जैसे सम ही नहीं, मुझे सम भी चाहिए, मीन भी चाहिए, मैक्स भी चाहिए, मिन भी चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप एजीजी और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में जो जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे मीन भी चाहिए, मैक्स चाहिए और मिन चाहिए, लाइक दिस आई कैन कंबाइन ऑल दिस फंक्शंस इन ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो 3 ग्रुप है मेरे पास जीवन में, दिल्ली, मुंबई, कोटा, उन तीनों ग्रुप में जो ह्यूमिडिटी कॉलम है उसमें ये 4 फंक्शन अप्लाई होंगे। लेट्स सी द आउटपुट। जो तीनों ग्रुप थे दिल्ली, कोटा, मुंबई, उसमें ये 4 फंक्शन सम, मीन, मैक्स और मिन। सम आया 200, मीन आया ये, मैक्स लाइक दिस। वी कैन अप्लाई द मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन इन अ सिंगल कॉलम। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब अभी हमने सारी चीज़ें बहुत अलग अलग करके पढ़ी है, नहीं अपने ग्रुप बाय किया, ये किया, वो किया। अगर पूरा एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इन सारी चीज़ों को एक ही लाइन में कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया है, सिंपल सी बात है, ये सिंपल एक डेटा फ्रेम है, एक क्वेश्चन वाइज इसको हम पढ़ते हैं, पूरी चीज़ एक ही लाइन में कैसे कंबाइन होगी। ये डेटा फ्रेम मेरे पास दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज डिस्प्ले द मीन वैल्यू फॉर ईच सिटी, display the mean value of temperature, display the mean value of temperature for each city। तो for each city मीन मुझे जो ग्रुपिंग करनी है वो क्या करनी है, सिटी वाइज करनी है। और क्या चाहिए मुझे, मीन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हर एक जो इसकी यूनिक वैल्यू होगी उसके लिए टेम्परेचर चाहिए। सो डिस्प्ले द मीन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर ईच सिटी। सो व्हाट आई कैन डू, सिंपली प्रिंट। अब मुझे कहीं मैं G1 E1 यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसके df डॉट ग्रुप बाय इज टू बी डन सिटी, ठीक है। तो मैंने ग्रुपिंग की है डॉट AGG देन मीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये AGG चूंकि मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ, एक तो df डॉट ग्रुप बाय सिटी लिखने का मतलब क्या है, वो G1 लिखना है। G1 डॉट AGG लिखा था, उसकी जगह मैं पूरा जो G1 के अंदर जो स्टोर था वो पूरी लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी।
लेकिन चूंकि उसके सिर्फ टेम्परेचर में अप्लाई करना था तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, इसमें लिखूंगा टेम्परेचर डॉट AGG मीन। ओके, ये पूरी लाइन लिखी जाएगी उस पूरे क्वेश्चन में। इसका आउटपुट हम देखेंगे। ओके, यू कैन सी द आउटपुट। सिटी की जो यूनिक वैल्यू थी दिल्ली, कोटा, मुंबई, उनके लिए मुझे यहाँ पर टेम्परेचर की मीन वैल्यू मिल गई। व्हाट इज द क्वेश्चन? डिस्प्ले द मीन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर ईच सिटी। सो DF डॉट ग्रुप बाई सिटी, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, DF डॉट ग्रुप बाई सिटी, जिसके लिए ईच सिटी, तो सिटी वाइज लिखेंगे। किसके लिए चाहिए? टेम्परेचर के लिए चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट में टेम्परेचर लिखेंगे और डॉट AGG मीन। तो अब इसमें देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारे पिवोट टेबल से होते हैं उन क्वेश्चंस को आप इस ग्रुप बाई फंक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन ये था, अभी उसको भी मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन ये था, अ डेटा फ्रेम TD स्टोर डेटा अबाउट टूरिस्ट टू अ विजिटिंग प्लेस। एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, ईयर, मंथ, टूरिस्ट। अब देखिए, कंप्यूट टोटल टूरिस्ट पर ईयर। पर ईयर, हर एक ईयर में कितने टोटल टूरिस्ट हैं। तो हमने क्या किया था, इसको पिवोट टेबल से किया था। TD डॉट पिवोट टेबल। पिवोट टेबल में क्या करते हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू वो कॉलम देते हैं जिसके हिसाब से आपको ग्रुपिंग करनी है। क्या चाहिए? पर ईयर वाइज चाहिए, तो इंडेक्स इक्वल्स टू ईयर। वैल्यूज़ में हम वो कॉलम देते हैं जिसका रिजल्ट जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? टोटल टूरिस्ट, वैल्यूज़ इक्वल्स टू टूरिस्ट, और AGG फंक इक्वल्स टू सम, क्योंकि टोटल टूरिस्ट चाहिए। इस तरीके से कंप्यूट एवरेज टूरिस्ट पर मंथ। सो TD डॉट पिवोट टेबल, इंडेक्स इक्वल्स टू मंथ, वैल्यूज़ इक्वल्स टू टूरिस्ट, AGG फंक इक्वल्स टू मीन। लेकिन अब यही चीज़, अब जैसे मुझे क्या चाहिए, कंप्यूट टोटल टूरिस्ट पर ईयर। पर ईयर, ईयर वाइज, मतलब ग्रुपिंग करनी है किसका? ईयर वाइज। सो TD डॉट ग्रुप बाय ईयर। फिर क्या चाहिए? केवल टूरिस्ट चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट में टूरिस्ट, और फिर AGG फंक्शन में क्या लूँगा मैं यहाँ पर? सम। कैसे करूँगा? TD डॉट ग्रुप बाय ईयर, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट टूरिस्ट डॉट सम। अब देखो, इसमें एक और शॉर्टकट मेथड है, डॉट AGG करके भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप, अगर एक ही फंक्शन है तो आप सम को यूज़, मतलब डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर AGG सम लिखूंगा, इससे भी मेरा काम हो जाएगा। AGG मेथड को आप यूज़ करेंगे जब मल्टीपल फंक्शन, क्योंकि मल्टीपल अगर एग्रीगेशन फंक्शन लगाने तो स्क्वायर ब्रैकेट में देने पड़ेंगे, तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे सम, इससे भी काम हो जाएगा हमें। ओके, सो TD डॉट ग्रुप बाय ईयर टूरिस्ट डॉट सम। इसी तरीके से इसमें मंथ वाइज मुझे करना था, TD डॉट ग्रुप बाय मंथ, मंथ पर मंथ वाइज चाहिए, और टूरिस्ट के लिए चाहिए खाली, और क्या है? मीन, क्योंकि एवरेज निकालना। सो लाइक दिस, जो पिवोट टेबल से जो किया था वो आप ग्रुप बाई से भी कर सकते हैं, और ग्रुप बाई इज स्लाइट ईजियर देन दिस पिवोट टेबल। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन डू दिस। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये जो EMP टेबल दी हुई है, इसमें ये क्वेश्चन थे, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, तो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए थी। तो पिवोट टेबल में क्या किया था, तो एक तरीके से पिवोट टेबल भी बता रहा हूँ ताकि वो भी आपका रिवीजन हो जाए। सो DF डॉट पिवोट टेबल, इंडेक्स इक्वल्स, इंडेक्स में वो कॉलम रखते हैं जिसके हिसाब से मुझे चाहिए, और जो चाहिए वो वैल्यूज़ में हम रखते हैं। सो इंडेक्स इक्वल्स टू डिपार्टमेंट, वैल्यूज़ इक्वल्स टू सैलरी, और कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मीन अप्लाई करता था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन को आप ग्रुप बाय से कैसे करेंगे। सो नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज DFE डॉट ग्रुप बाय, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी। डिपार्टमेंट वाइज, तो ग्रुपिंग किसके हिसाब से करनी है? डिपार्टमेंट के हिसाब से करनी है, डिपार्टमेंट। ओके, देन क्या चाहिए? डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे? सैलरी कॉलम चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा सैलरी। ओके,
देन मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो सिंपल क्या लिखूंगा, सम, DFE डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, देन सैलरी डॉट सम, डिस्प्ले द, अब ये आंसर हो गया मेरा बी का, ठीक है। सी, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, तो वही डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, लेकिन अब क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, तो पूरा वही होगा, डिपार्टमेंट वाइज मुझे करना था, लेकिन अब एवरेज सैलरी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मीन। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल एंड एवरेज सैलरी, तो अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन चाहिए, डी में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सैलरी चाहिए लेकिन दो चाहिए, मतलब मीन नहीं चाहिए, अब दो चाहिए, दो चाहिए तो अब मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉट ए जी जी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा क्या क्या चाहिए, सम चाहिए और मुझे मीन चाहिए। So like this I have to do. Display the department wise maximum and minimum salary. How I can do this? Group by department salary. Now I want this max and this min. So like this we can use this group by to solve these questions. Now interesting is why we are using these two options, pivot table and group by. एक्चुअली पिवोट टेबल का जो स्कोप है वो पूरा डेटा फ्रेम में काफ़ी अच्छा है, पूरे डेटा फ्रेम में आप अलग अलग तरीके से पिवोटिंग करके इंडेक्स वाइज, इंडेक्स को भी आप मल्टीपल लेवल पे यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स में आप मल्टीपल ग्रुपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप बाय फंक्शन, मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हैं। सो पिवोट टेबल पूरे डेटा फ्रेम में काफ़ी बेटर तरीके से काम करता है। ग्रुप बाय एक जनरल फंक्शन है जो कि आप डेटा फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और जो एरे है 1D एरे 2D एरे उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरलाइज ग्रुपिंग फंक्शन है, सिंटेक्स भी बिल्कुल आसान है। तो जब भी आपको इस तरीके से ईच वाइज या डिपार्टमेंट वाइज ईच वाइज करना है, देन वी कैन यूज़ दिस ग्रुप बाय फंक्शन वेरी इजीली। और सिलेबस में मेंशन है, कभी इसका आउटपुट भी पूछा जा सकता है कि अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका क्या आउटपुट आएगा। अगर इसके डिफरेंस को मैं समझूं तो जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, प्रिंट डीएफ डॉट ग्रुप बाय, जैसे मुझे सिटी वाइज मीन चाहिए था तो मैंने ये ग्रुप बाय से किया। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं पिवोटिंग से करना चाहूँ, जैसे df1 इक्वल्स टू df डॉट पिवोट टेबल, देन आई वांट सिटी, I want average temperature for each city, so I want to make group by city, so index equals to city, then values equals to I want temperature, and then agg func equals to sum. Okay, either I can use this in entire print, किसी डेटा फ्रेम में स्टोर करने की जगह मैं दोनों। तो देखिए मैंने दोनों तरीके से इसी सेम क्वेश्चन को सोल्व किया। इंडेक्स इक्वल्स टू सिटी, क्योंकि सिटी वाइज मुझे ग्रुपिंग करनी थी और हर एक ग्रुप के लिए मुझे टोटल टेम्परेचर चाहिए, और इसमें भी वही किया है, ग्रुपिंग की है सिटी वाइज, सिर्फ टेम्परेचर कॉलम चाहिए, सम चाहिए। लेट कंपेयर द आउटपुट ऑफ दिस टू, पिवोट टेबल एंड ग्रुप बाय। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज आवर डेटा फ्रेम, नाउ दिस इज द आउटपुट ऑफ पिवोट टेबल and this is the output of group by city Delhi कोटा मुंबई, यहाँ पर भी सिटी दिल्ली कोटा मुंबई, 30 30 50 30 30 50, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि जब मैं पिवोट टेबल यूज कर रहा हूँ तो उस कॉलम का नाम आ रहा है ऊपर टेम्परेचर, और जबकि यहाँ पर कोई कॉलम का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोनों लगभग यहाँ पर सेम तरीके से काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिवोट टेबल में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे इंडेक्स इक्वल्स टू सिटी है, इसमें आप जो कॉलम जो इसका आर्गुमेंट है उसको लेके आप फर्दर इसको और स्प्लिटिंग इसकी की जा सकती है, जबकि वो ग्रुप बाय में नहीं की जा सकती। सो मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की पिवोट टेबल और ग्रुप बाय में किस तरीके से होता है। और एक चीज़ मैं बता रहा था कि जो ग्रुप बाय फंक्शन है वो
और भी ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सीरीज़ है, जैसे पिवोट टेबल को आप सीरीज़ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई सीरीज़ है, अब जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं कि एक सीरीज़ दी हुई है जिसमें 10 10 20 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। अब उसमें हर एक ग्रुप की काउंटिंग चाहिए, ठीक है। लेट्स सी दिस। आई हैव अ सीरीज S equals to PD dot series. What is series? Series is a one-dimensional structure. Now these are the element 10 10 10 20 20 20 comma 30 30. Okay, this is a series. Now what is the question? These are the element of the series. Print S. This is the output of series. Okay, this is series 10 10 10 20 20 20 30 0 1 2 3 4 5 6. These are the indexes, all these. Now question is count each unique element in the series. हर एक जो यूनिक वैल्यू उसको काउंट करना है कि 10 कितनी बार, 20 कितनी बार, 30 कितनी बार। अब देखो यहाँ तो आसानी से काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर एलिमेंट आपके हज़ारों में होंगे, लाखों में होंगे, तो काउंट करना मुश्किल है। तो ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे? प्रिंट एस डॉट ग्रुप बाय। लेकिन अब देखो यहाँ पर ग्रुप बाय के लिए मुझे वो कॉलम देना है जिसके हिसाब से ग्रुपिंग करनी है, लेकिन चूंकि सीरीज में कोई कॉलम नेम होता नहीं, तो आप क्या करेंगे? एस डॉट ग्रुप बाय एस, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ लिख, क्योंकि एस मतलब उसका खुद का जो एक्सेस है वो एस के थ्रू ये एलिमेंट ही एक्सेस होंगे 10 10 20 डॉट। सिंपल क्या करूँ, इसमें तो एक ही कॉलम है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करने का मतलब है ही नहीं, काउंट। Simply print this. Okay, so now you can see s dot group by s. So s की जितनी यूनिक, s के अंदर जितने यूनिक एलिमेंट थे, यूनिक क्या थे? 10 20 30 और काउंट, मतलब उसके लिए कितनी वैल्यूज। 10 जो है वो 3 टाइम्स है, 20 3 टाइम्स है, और ये 2 टाइम्स। लाइक दिस वी कैन अप्लाई दिस फंक्शन इन सीरीज ऑल्सो. Similarly we can apply in 1D array and 2D array also. So that's all about this group function. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ऐसे वीडियो मैं आगे भी इसमें भेजता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।